नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान की हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपके लिए लेकर आए थे। इसके तहत सीरीज का पहला जो भाग है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम राजस्थान की हस्तकला से संबंधित प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि फौलाद या धातुओं से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई का कार्य क्या कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि फौलाद या धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जो जड़ाई का कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? मुरादाबादी, तैनिसा, कोफतगिरी या तारकसी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? तो जो फौलाद से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं जिन पर सोने के पतले तारों से जो जड़ाई का काम किया जाता है वो आपका कहलाता है क्या? कोफतगिरी। क्या कहलाता है? कोफतगिरी कहलाता है। व्याख्या देखिए कि फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई का कार्य क्या कहलाता है? आपका कोफतगिरी कहलाता है। यह कला दमिश्क फारस की कला थी। दमिश्क फारस की कला थी जो पंजाब से होती हुई कहाँ आई है? राजस्थान में आई है। और राजस्थान में जयपुर एवं अलवर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपकी कोफतगिरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि कोफतगिरी किसको कहा जाता है? फौलाद या धातु से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उन पर सोने के पतले तारों से जड़ाई का काम क्या कहलाता है? कोफतगिरी कहलाता है। राजस्थान में कोफतगिरी के दो क्षेत्र हैं, जयपुर एवं अलवर। और साथ ही में ये भी ध्यान रखना कि ये कला कहाँ की कला थी? ये कला दमिश्क की कला थी और वहीं से कहाँ आई है? राजस्थान आई है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एक प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्नों जो हैं वो समाहित हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तारकसी नामक कला का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कौन सी कला है? तारकसी नामक कला का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जयपुर अलवर है या केवल जयपुर है या उदयपुर है या भीलवाड़ा है? तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है ना वो कौन सी कला के लिए? तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। तारकसी कला क्या होती है? तो तारकसी जो कला होती है उसमें चांदी के बारीक तारों से क्या की जाती हैं? विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। व्याख्या देखिए आप कि तारकसी कला में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं और इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसके लिए आपका भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पिछला जो प्रश्न था वो तो किस पर था? कोफतगिरी पर था। किस पर? कोफतगिरी पर था। तो कोफतगिरी का प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो आपका जयपुर और अलवर है। कोफतगिरी किसको कहा जाता है? तो फौलाद या धातु से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर सोने से जो जड़ाई का काम किया जाता है उसको कोफतगिरी कहा जाता है। ठीक है, और चांदी के बारीक तारों से जो विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तारकसी। और तारकसी के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बिनोटा क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीधा सा प्रश्न बनता है कि बिनोटा क्या है? बिनोटा स्त्रियों की जूतियां हैं या दूल्हे की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है या वर वधू की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है या पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है? तो बिनोटा जो होती है ना वो दूल्हे की क्या होती है? आपकी जूतियाँ होती हैं। ठीक है ना, अब स्त्रियों की जूतियों को क्या कहते हैं? वर वधू की जूतियों को क्या कहा जाता है? पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को क्या कहा जाता है? तो इसकी व्याख्या देखिए आप। पहली व्याख्या कि बिनोटा दूल्हे की क्या होती हैं? जूतियाँ होती हैं।
फिर यहाँ था कि स्त्रियों की जो जूतियाँ होती है ना उनको सपाटा या फिर लीत्रा कहा जाता है। स्त्रियों की जूतियों को क्या कहा जाता है? सपाटा या लीत्रा कहा जाता है। ठीक है। वर वधू की जो जूतियाँ हैं ना उसको क्या कहा जाता है? चोब वाली कहा जाता है। वर वधू की जूतियों को क्या कहा जाता है? चोब वाली। और पढ़े लिखे लोगों की जूतियाँ जो होती है ना वो आपकी कौन सी होती है? पेजार होती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सपाटा या लीत्रा क्या होता है? तो सपाटा या लीत्रा स्त्रियों की जूतियाँ होती है ना। चोब वाली क्या होता है? तो वर वधू की जो जूतियाँ होती है उनको चोब वाली कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को क्या कहा जाता है? पेजार कहा जाता है। ठीक है। तो बिनोटा क्या हो जाएगा आपका? दूल्हे की जूतियाँ हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बाजोटा किसे कहते हैं? पिछला प्रश्न था बिनोटा किसको कहा जाता है। तो बिनोटा क्या होती है? दूल्हे की जूतियां होती हैं। और बाजोटा किसे कहते हैं? तो बताइए जरा। कास्ट की चौकियों को बाजोटा कहा जाता है, मतलब लकड़ी की चौकी को बाजोटा कहा जाता है क्या? या कास्ट के मंदिर को कहा जाता है, या जिंक के बादले को कहा जाता है, या उपयुक्त में से नहीं? तो बाजोटा जो होती है ना वो आपकी कास्ट या लकड़ी की बनी जो चौकी होती है उसको क्या कहा जाता है? बाजोटा कहा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दूसरा है ना कास्ट के मंदिर, ये भी प्रश्न बनता है। कास्ट का जो मंदिर होता है ना उसको बेवाण कहा जाता है। ठीक है ना। तो व्याख्या देखिए कि बाजोटा कास्ट या लकड़ी की बनी क्या होती है? चौकी होती है। क्या होती है? चौकी होती है। कास्ट या लकड़ी के बने मंदिर को क्या कहा जाता है? बेवाण कहा जाता है। ठीक है ना। बेवाण को मिनिएचर ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। और आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ का जो कौन सा गांव है, बस्सी जो है ना वो अपनी कास्ट कला, अपनी लकड़ी की कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि बाजोटा कास्ट की चौकी होती है या लकड़ी की चौकी को क्या कहा जाता है? बाजोटा कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कास्ट कला हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है, या जेठाना डूंगरपुर है, या चूरू है, या बीकानेर है? किसके लिए? कास्ट कला का प्रसिद्ध जो क्षेत्र है। तो कास्ट कला का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ना वो आपका कौन है? बस्सी चित्तौड़गढ़। कौन है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। न कि कौन? बस्सी जयपुर नहीं है, है ना। बस्सी जयपुर नहीं है। कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ अपनी कास्ट कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। तो व्याख्या देखिए कि कास्ट कला के लिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी क्षेत्र प्रसिद्ध है। फिर ऑप्शन में था आपका जेठाना डूंगरपुर। तो जेठाना जो डूंगरपुर है ना ये भी अपनी कौन सी कला के लिए ही प्रसिद्ध है? कास्ट कला के लिए ही प्रसिद्ध है। तो आपको पता लग गया कि राजस्थान में दो कास्ट कला के प्रसिद्ध क्षेत्र हो गए, एक बस्सी और एक कौन सा? जेठाना। अगर दोनों ऑप्शन आए ना तो करना है आपको किसका है? बस्सी को करना है, क्योंकि बस्सी जो है ना वो अपनी कास्ट कला, लकड़ी की कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। साथ ही में जेठाना जो है ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी अपनी कास्ट कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। फिर तीसरा ऑप्शन चूरू था। तो चूरू जो है ना वो चंदन की लकड़ी पर, किस पर? चंदन की लकड़ी पर सूक्ष्म नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? चूरू। ठीक है। फिर बीकानेर ऑप्शन था। तो बीकानेर और शेखावाटी अपने नक्काशीदार किवाड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न में आपके 5 प्रश्न जो है ना वो क्या है? समाहित है। तो कास्ट कला का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। जेठाना डूंगरपुर जो है ना ये भी कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जो है ना वो चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और बीकानेर और शेखावाटी जो है ना वो अपने नक्काशीदार किवाड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लकड़ी की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लकड़ी की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है, या बस्सी जयपुर की है, या जेठाना डूंगरपुर की है, या उपयुक्त में से नहीं है? तो ध्यान रखना कि लकड़ी की जो गणगौर है ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की ही प्रसिद्ध है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जो आपका बस्सी है और बस्सी की जो कास्ट कला है या लकड़ी की जो कला है इसके जन्मदाता आपके प्रभात जी सुतार माने जाते हैं। और प्रभात जी सुतार ने ही सर्वप्रथम लकड़ी की क्या बनाई थी? गणगौर बनाई थी। तो लकड़ी की गणगौर के लिए आपका चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है? बस्सी ही जो है ना वो क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। व्याख्या देखिए, तो आंसर तो आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ हो गया। व्याख्या देखिए आप इसकी कि लकड़ी की गणगौर जो है ना वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी की कास्ट कला के
जन्मदाता प्रभात जी सुथार थे। ठीक है ना, कौन थे? प्रभात जी सुथार। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? लकड़ी की गणगौर बनाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो लकड़ी की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, सर्वप्रथम किसने बनाई? तो सर्वप्रथम प्रभात जी सुतार ने बनाई। और तीसरा प्रश्न कि बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो प्रभात जी सुतार को माना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, बसवा दौसा का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का, या हरजी गांव जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो जो आपका रमकड़ा उद्योग है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लीजिए कि गलियाकोट डूंगरपुर अपने रमकड़ा उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किया क्या जाता है इस उद्योग में? तो सोप स्टोन को तराश कर क्या किए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं। किसको? सोप स्टोन को तराश कर क्या किए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है ना, साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि गलियाकोट का जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, कौन सा? दाऊदी जो आपका कौन सा संप्रदाय है? बोहरा जो संप्रदाय है, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है वो संलग्न है कौन से उद्योग में? इस रमकड़ा उद्योग में। कहाँ के में? गलियाकोट डूंगरपुर। आपको पता ही है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का एक प्रसिद्ध क्षेत्र भी आता है, कहाँ? गलियाकोट में। ठीक है ना, जहाँ जो उर्स लगता है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? उर्स माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गलियाकोट डूंगरपुर का रमकड़ा उद्योग है, जहाँ पर सोप स्टोन को तराश कर क्या किए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं। ये खिलौने बनाने के कार्यों में कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय, जो कि एक मुस्लिम संप्रदाय है, वो क्या है? संलग्न है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लोगे। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? किसके? मामाजी के घोड़े, मतलब मामाजी के जो घोड़े हैं ना, वो मिट्टी से बनाए जाते हैं, है ना। तो मिट्टी के जो मामाजी के घोड़े हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध हैं, या राजसमंद के, या जालोर के, या उदयपुर के? तो ध्यान रखना कि मामाजी के जो घोड़े हैं ना, वो जालोर के प्रसिद्ध हैं। जालोर का जो हरजी गांव है वो मिट्टी के मामाजी के घोड़े बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यद्यपि राजसमंद का जो मोलेला गांव है ना, वो अपनी मिट्टी की कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन मामाजी के जो घोड़े हैं ना, वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वो जालोर के प्रसिद्ध हैं। व्याख्या देखिए आप कि जालोर का हरजी गांव, कौन सा गांव? हरजी गांव मामाजी के घोड़े बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। साथ ही में दूसरी व्याख्या देखिए कि राजसमंद का मोलेला गांव मिट्टी के खिलौने अर्थात मोलेला आर्ट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो एक सीधा सा प्रश्न ये भी बनता है कि मोलेला आर्ट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजसमंद की है। किया क्या जाता है मोलेला आर्ट में? तो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और मिट्टी का जो मामाजी का घोड़ा है वो कहाँ बनता है? वो जालोर के हरजी गाँव में बनता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सही सुमेल का चयन कीजिए। किसका? सही सुमेल का चयन कीजिए। मतलब एक तरफ पोट्री है और उनके क्षेत्रों के नाम है। ब्लैक पोट्री क्या कोटा की है? ब्लू पोट्री कोटा की है, ब्लैक पोट्री जयपुर की है, कागजी पोट्री अलवर की है, सुनहरी जो पोट्री है वो कोटा की है। तो ध्यान रखना कि जो ब्लू पोट्री है ये जयपुर की है, ब्लैक पोट्री जो है ना वो कोटा की है, कागजी पोट्री जो है ना वो कहाँ की है? वो आपकी अलवर की है। और सुनहरी जो पोट्री है ना ये कहाँ की है? ये आपके बीकानेर की है, कहाँ की नहीं है? कोटा की नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो गया? 3 नंबर, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसकी कोई व्याख्या नहीं दी गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि फूलदानों, प्लेटों, मटकों पर की जाने वाली पोट्री कौन सी है? ब्लू पोट्री है, या कागजी, या सुनहरी, या ब्लैक पोट्री? तो ध्यान रखना कि जो फूलदान होते हैं, जो मटके होते हैं, जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के ऊपर जो पोट्री की जाती है, चीनी मिट्टी से जो पोट्री की जाती है, वो आपकी कौन सी होती है? ब्लैक पोट्री होती है। व्याख्या भी ये दे रखी है कि कोटा की ब्लैक पोट्री जो है ना वो फूलदान, प्लेटों और किन पर की जाती है? मटकों पर
की जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, 10 नंबर का प्रश्न हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल हमने इस सीरीज के तहत 18 प्रश्न देख लिए हैं और इन 18 प्रश्नों में आपकी राजस्थान की हस्तकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 50% हस्तकला जिस पर सामान्यतः क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, व्याख्या सहित क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और आने वाली 1-2 सीरीज में जो है ना संपूर्ण क्या कर दी जाएगी, आपकी ये हस्तकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या पूरी कर दी जाएगी, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप पहले से ही क्या हो जाएं, तैयार हों और मेरे द्वारा बनाए जाने वाले जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हों, उपयोगी साबित हों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।